तो चलिए अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर ली है। अब हम बढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, नाम से ही समझ में आता है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम इन अ क्रॉस, दिस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दैट मीन्स कि जब हम किसी क्रॉस के अंदर केवल वह एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हों, तो उस तरह की क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी कि जो हमारे मेंडल थे उन्होंने कितने कैरेक्टर्स स्टडी किए थे। शुरुआत में जो अलग अलग कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए थे, तो अराउंड उन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स पी प्लांट के स्टडी किए थे। तो जब हम सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं, जैसे कि हमने बात करी कि हाइट की बात करी, तो एक ये हाइट जो हो गया, ये एक सिंगल कैरेक्टर हुआ। अब इसमें जो अगर हम केवल हाइट को ही स्टडी कर रहे हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके फ्लावर कलर कैसे हो रहे हैं, फ्लावर की पोजीशन क्या है, पॉड का शेप क्या है, सीड्स का शेप क्या है, रिंकल्ड है कि स्मूथ है, इन सारी चीज़ों को न देखते हुए केवल हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसी क्रॉस जिसमें हम केवल एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, वो चीज़ कहलाती है हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे आप ये चीज इजीली समझ पाएंगे कि जो पेरेंटल जनरेशन थी, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो पेरेंटल जनरेशन में जब भी हम मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया है, या मेंडल की तरीके से अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें, तो हम लोगों को जो भी पेरेंट लेना चाहिए वो हमेशा हम किस तरीके से लेने पसंद करते हैं कि वो प्योर वेराइटी हो। ताकि जैसे अगर हम टॉलनेस के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो टॉलनेस का उसमें प्योर कैरेक्टर हो। दैट मीन्स वो जब भी उससे सीड बनते हैं, अगर वो सेल्फ पॉलिनेट करवाया जाए, तो जब भी सीड बनते हैं तो उसमें टॉलनेस का कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो ऐसी वैरायटी प्योर वैरायटी कहलाती है। सेम विद द ड्वार्फनेस, कि अगर वो ड्वार्फ की चीज हमने ली है तो वो भी प्योर वैरायटी होना चाहिए। मतलब अगर हम उसको सेल्फ पॉलिनेट करवाते जाते हैं, उनसे जो भी प्लांट्स बन रहे हैं, तो अगर हम उनको सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे तो हमेशा ड्वार्फ 100% हमको ड्वार्फनेस का कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा। तो जब भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो पेरेंटल जनरेशन जो होती है ये प्योर फॉर्म में ली जाती है। तो हमने वहां पे एक कैरेक्टर को कंसीडर किया है हाइट को, और हाइट में हमने लिए हैं टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स, और टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स में हमने कैसे लिए हैं, प्योर फॉर्म लिए हैं। अब जो हमारी गैमेट्स होंगे, तो गैमेट्स जब भी फॉर्म होंगे तो ये इंडिविजुअली सेग्रीगेट होंगे। जो हमारे जो गैमेट्स जब फॉर्म होंगे, तो यहाँ से जो क्रोमोसोम्स होंगे वो जब गैमेट्स बनाएंगे तो इंडिपेंडेंटली वो सेग्रीगेट होके अलग अलग गैमेट्स में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से भी 2 गैमेट्स बनेंगे, और 2 गैमेट्स बनेंगे तो उसमें टॉलनेस का दोनों ही गैमेट्स में क्या हो जाएगा, टॉलनेस का कैरेक्टर आएगा। तो जो गैमेट्स बने हैं वो या तो एक टी और एक और टी, 2 गैमेट्स बनेंगे और दोनों में सेम कैरेक्टर रहेगा टॉलनेस का। वहां से दूसरे पेरेंट जो है उसमें भी हमारे जो कैरेक्टर्स आएंगे वो आएंगे ड्वार्फनेस के। दैट मीन्स स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इस तरीके से ये गैमेट फॉर्मेशन होगा, और जो हमको इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो हमने पहले भी देखा था कि जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो एक हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी। मतलब जो हमारे F1 जनरेशन में प्लांट्स बनेंगे, ये F1 जनरेशन में, तो ये सारे के सारे जो कंडीशन बनेगी, क्योंकि एक हमको पेरेंट जिसका प्योर टॉलनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो वाला कैरेक्टर आया है, और एक हमको जो जीन है वो डॉर्फनेस वाला आया है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी। अब जब हम इस हेट्रोजाइगस कंडीशन को, जो हमको F1 जनरेशन में मिला है हेट्रोजाइगस कंडीशन, उस कंडीशन में जब हम प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं, मतलब उसको आपस में ही ब्रीड करवाते हैं और उसको किसी पर्टिकुलर दूसरे किसी प्लांट से इंटरब्रीडिंग नहीं करवाते हैं, तो जब हम उसको सेल्फिंग करवाते हैं, दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में, या हम ये कहें कि जो हमने स्टडी किया था F1 जनरेशन में, तो उन्हीं प्लांट्स को आपस में क्रॉस करने दिया है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। तो जब ऐसी चीज करवाएंगे, दैट मीन्स सेल्फिंग करवाएंगे, तो फिर आगे हमको किस तरीके से जीनोटाइप और फिनोटाइप देखने को मिलते हैं, उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई, तो यहां से जो गैमेट्स फॉर्म होंगे वो किस तरीके से फॉर्म होंगे, एक जो हमारा गैमेट होगा उसमें सेग्रीगेट होके हमारा एक जीन जो होगा वो कैपिटल टी आ जाएगा, दूसरा जो गैमेट होगा उसमें हो सकता है हमारा जो जीन आए वो आ जाएगा हमारा डॉर्फनेस के लिए। सेम जो दूसरा पेरेंट होगा उसके साथ में भी सेम गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। दैट मीन्स इस गैमेट में एक कैरेक्टर है टॉलनेस का, दूसरे गैमेट्स में है
ड्वार्फनेस का। अब जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होके F2 जनरेशन बनाते हैं, सेल्फिंग करने के बाद में जब F2 जनरेशन हमारी आएगी, F1 जनरेशन में हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई, और हेट्रोजाइगस कंडीशन के बाद में जब हमने उसको हेट्रोजाइगस कंडीशन को सेल्फिंग करवाया, खुद से ही आपस में इंटरब्रीड होने दिया, तब उसके बाद में जो F2 जनरेशन आएगी, मतलब जो हमने हेट्रोजाइगस को आपस में ही क्रॉस करवाया, तो जो F2 जनरेशन आती है, तो वहां पे हमको ये देखने को मिलता है कि जो हमारा जो कैरेक्टर हमारा F1 जनरेशन में डिसअपियर हो गया था, जो ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर था वो डिसअपियर हो गया था। सारे के सारे हमारे प्लांट्स कैसे हुए थे? टॉल हुए थे। वो कैरेक्टर है वो हमको वापस से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब हम चीज देखते हैं, अगर हम फिनोटाइपिकली देखें, मतलब फिजिकली इस चीज को देखने की कोशिश करें कि हमको अब जो F2 जनरेशन आई है तो उसमें किस तरीके के प्लांट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे हम पाएंगे कि हमको 3 प्लांट्स जो हैं, 3 प्लांट्स हमको टॉल देखने को मिलेंगे, वहीं एक प्लांट जो है हमको वो ड्वार्फ देखने को मिलेगा। या ये हम कह सकते हैं कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो होगी वो टॉलनेस के लिए होगी रिस्पॉन्सिबल, और वहीं जो 25% होगी पॉपुलेशन वो हो जाएगी आपकी ड्वार्फनेस के लिए। तो F2 जनरेशन में हमको 3:1 का रेशियो मिलेगा फिनोटाइपिकली। अगर हम देखें, फिजिकली हम उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमको वो चीज मिलेगी 3:1 के रेशियो में। अब वहीं अगर हम ये बात करें कि इसी चीज में अगर हम ये बात करें कि वहीं अगर हम इसको जीनोटाइपिकली देखें, तो जीनोटाइपिकली में हमको ये चीज क्या देखने को मिल रही है, हमको 25% जो है वो मिल रहा है कैरेक्टर टॉलनेस के लिए प्योर वेराइटी, वहीं ड्वार्फनेस के लिए भी हमको कितना मिल रहा है 25%, और जो 50% हमको चीज देखने को मिल रही है दैट इज द हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन। तो इस तरीके से जो क्रॉस करवाई जाती है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, कोई सिंगल कैरेक्टर के लिए, उस चीज इस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमने टॉल प्लांट लिए हैं और एक प्लांट जो हमने ड्वार्फ प्लांट लिया है, इनको जब हमने आपस में क्रॉस करवाया तो जब हमको F1 जनरेशन मिली, तो F1 जनरेशन में ये जो डॉर्फनेस का कैरेक्टर था, ये डॉर्फनेस का कैरेक्टर वहां पे डिसअपियर हो गया। मतलब जो हमारी आगे की जनरेशन आई, जब हमने ड्वार्फ और टॉल प्लांट को एक साथ क्रॉस करवाया, तो वहां पे हमको जो डॉर्फनेस का कैरेक्टर था वो चीज वहां से डिसअपियर हो गई, वो चीज गायब हो गई। लेकिन वहीं जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई, F1 जनरेशन की फिर से हमने सेल्फिंग करवाई, तो हमको ये देखने को मिलता है कि हमको 3 प्लांट्स तो मिलते हैं टॉल, और उसके साथ में हमको एक प्लांट जो मिलता है वो हमको ड्वार्फ देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके के जो क्रॉस होता है ये चीज कहलाती है हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इस पूरी क्रॉस को करने से मेंडल ने क्या क्या चीजें, इन चीजों में इस पूरी क्रॉस को करवाने से मेंडल को क्या क्या नतीजे देखने को मिले, उस चीज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मेंडल ऑब्टेन्ड ओनली टॉल प्लांट्स इन F1 जनरेशन, जो हमने बात करी कि F1 जनरेशन में उनको केवल टॉल प्लांट देखने को मिला। आफ्टर दिस प्रोसेस मेंडल ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन थ्रू द सोइंग ऑफ दोज सीड्स which obtained from self pollination of F1 plant। F1 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करवा के उन्होंने उसको उगाया, और F2 जनरेशन जब ली तो उसमें जो ड्वार्फ का कैरेक्टर था वो वापस लौट के आया। मतलब जो पेरेंट में था वो ग्रैंडसन्स में आप कह सकते हैं कि जो पेरेंट से F1 जनरेशन थी उसमें तो वो कैरेक्टर देखने को नहीं मिला, लेकिन F2 जनरेशन में वो अपीयर फिर से हो गया। तो F2 generation tall and dwarf plants obtained in 3:1 ratio. It is proved that the character of tallness in the plants of F1 generation does not pure. तो अब ये चीज यहां से कह सकते हैं कि जो F1 जनरेशन में जो टॉलनेस का कैरेक्टर था, जो हम लोगों ने पेरेंट्स से शुरू करी थी बात, तो पेरेंट्स में हमने दोनों प्योर वैरायटी ली थी, जो टॉल के लिए भी प्योर थी और डॉर्फनेस के लिए भी प्योर थी। जब इनको आपस में क्रॉस करवाया और F1 जनरेशन आती है, तो F1 जनरेशन में जो टॉलनेस का कैरेक्टर है, क्योंकि सारे ही प्लांट हमको कैसे मिले थे, टॉल मिले थे, और ये सारे ही प्लांट टॉल मिले थे, लेकिन इनमें जो टॉलनेस का कैरेक्टर था वो प्योर वैरायटी नहीं था, वो कैसी थी, वो हाइब्रिडाइज्ड वैरायटी थी। तो F2 जनरेशन टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन 3:1 रेशियो। क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड वैरायटी थी F1 जनरेशन में, तभी जब F2 जनरेशन हुई
तो F2 जनरेशन में हमको जो ड्वार्फ प्लांट है वो फिर से देखने को मिले, मतलब जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो वापस से कंबाइन होके F2 जनरेशन में फिर रीअपियर हुआ। सो इट इज प्रूव दैट द कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस इन द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वर नॉट प्योर। तो इस चीज से ये चीज प्रूव होती है कि जो हमारा F1 जनरेशन था उसमें जो गैमेट्स थे या उसमें जो प्लांट्स थे वो टॉलनेस के प्योर वेराइटी नहीं थी। अगर इसी चीज को हम पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको चीज आसानी से देखने को मिल रही है कि जो हमारे एक पेरेंट था उसमें जो हमने F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवाया, मतलब जो हमारा इम्प्योर वेराइटी थी, हेट्रोजाइगस कंडीशन थी टॉलनेस के लिए एंड डॉर्फनेस के लिए, तो उसमें एक हमारा गैमेट था कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहाँ पे भी एक कैपिटल टी और डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी। जब ये आपस में क्रॉस हुए तो हमको जो रेशियो देखने को मिला है वो हमको क्या मिला है, 3 हमारे टॉल आए हैं और एक जो है हमारा वो चीज मिली है हमको डॉर्फनेस। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो टॉलनेस में हम अगर जेनोटाइपिकली इस चीज को देखें तो टॉलनेस में भी जो 50% जो है वो अभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमको देखने को मिल रहा है। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं पहले जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है एंड फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं। तो अभी बातों बातों में हम लोगों ने एक बात करी कि जब भी हम प्लांट्स को देखते हैं, जब वो फील्ड में उग रहा होता है और जब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कि वो टॉल है या शॉर्ट है, तो हमको जो फिजिकल अपीयरेंस आता है उसका देखने पर, तो वो चीज़ हमको समझ में आती है कि प्लांट टॉल है या शॉर्ट है। तो ये जो देख रहे हैं हम उस चीज़ को बोलते हैं, फिजिकल फॉर्म में जो हम चीज़ देख पा रहे हैं उस चीज़ को बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। तो अभी हम लोगों ने बात करी कि जब हम किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो उसमें जब हमने F1 जनरेशन को आपस में सेल्फिंग करवाया तो उसमें जो F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन में हमको 3 प्लांट देखने को मिले थे जो टॉल थे और एक प्लांट जो हमको देखने को मिला था वो मिला था हमको शॉर्ट। तो ये जो चीज़ हमने देखी, जो हमने फिजिकली उसको अनुभव किया या फिजिकली हमने फील्ड में देखी, हम लोगों ने देखे कि कौन से प्लांट, कितने प्लांट हमारे शॉर्ट आए, कितने प्लांट हमारे टॉल आए, तो हमने देखा कि 75% हमारे प्लांट जो थे वो टॉल थे और 25% जो हमारे प्लांट्स थे वो डॉर्फ थे। या हमारा रेशियो जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3:1 का। 3 प्लांट जो है हमारे टॉल हैं और एक प्लांट जो हमारा शॉर्ट है। ये हमने फील्ड में एक्चुअली में देखा, अपनी आंखों से देखा। ये चीज जो इस तरीके का जो रेशियो है जो फिजिकली हमको देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइपिक रेशियो। और वहीं अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, जो हमने अभी पन्नेट स्क्वायर में हम लोगों ने उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करी थी कि ठीक है भाई, हमको फिनोटाइपिक रेशियो तो हमको 3:1 मिला, पर एक्चुअली में जो गैमेट्स के फॉर्मेशन में है या उसकी जो कंडीशन है वो होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, किस कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है, किस कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है, तो वो चीज को हमको देखने को बात करी थी। तो ये वाला जो रेशियो होता है जिसमें हम ये देख पाते हैं कि उसमें जो जीन्स की कंडीशन है वो होमोलोगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है, वो चीज को हम जब देखते हैं जेनेटिक फॉर्म में तो उस रेशियो को जो हम देखते हैं तो वो चीज कहलाती है हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। तो हमने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब बात करी थी कि फिनोटाइपिक रेशियो जो था हमारा वो था 3:1, और वहीं अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो वहां पे अगर आपको ध्यान होगा तो हमारे पास में 25% प्योर टॉलनेस के लिए प्लांट आए थे, वहीं जो हमारे 50% प्लांट्स थे वो हाइब्रिड थे। दैट मीन्स वहां पे जो टॉलनेस का कैरेक्टर था वो प्योर नहीं था। उसके साथ में जो गैमेट्स थे उसमें टॉलनेस का भी कैरेक्टर था और डॉर्फनेस का भी था। क्योंकि टॉलनेस वाला डोमिनेंट था इसलिए उसने डॉर्फनेस के कैरेक्टर को सुपर इम्पोज कर दिया था। दैट मीन्स उसने केवल टॉलनेस का ही कैरेक्टर शो किया था। और उसके साथ में 25% जो हमारे आए थे वो आए थे हमारे प्योर डॉर्फ प्लांट्स। तो हमारा जो जीनोटाइपिक रेशियो वहां पे आया था वो आया था 25%:50%:25%, या इसको हम रेशियो के टर्म में देखें तो 1:2:1। तो ये जो रेशियो कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइपिक रेशियो।
अब यहाँ पे अब ये चीज को हम देख लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है आपका ग्राफिकली एक टेबल के फॉर्म में। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात करते हैं तो उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो हमको फिनोटाइपिक रेशियो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो जो देखने को मिलता है वो हमको मिलता है 3:1 के फॉर्म में। जो हमको फिजिकली हम उसको जो फील्ड है, फील्ड में हम उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो वो चीज हमारी कहलाती है फिनोटाइपिक रेशियो, जो हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 के फॉर्म में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम जीनोटाइपिक की बात करें तो जीनोटाइपिक में जब हम उसको जीन्स के फॉर्म में या उसके गैमेट्स के फॉर्म में उस चीज को देखने की कोशिश करें कि भाई उसमें जो भी कैरेक्टर है वो उसके लिए प्योर है या इम्प्योर है, या हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन में, या होमोजाइगस कंडीशन है, या हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो की। और हमने जैसी बात करी थी कि 25% जो होंगे वो हमारे प्योर टॉल प्लांट्स होंगे, 50% जो होंगे वो हमारे हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले प्लांट्स होंगे। दैट मीन्स उनके पास में जो कैरेक्टर है टॉलनेस का या डॉर्फनेस का, उसमें दोनों मौजूद है। और वहीं जो 25% होंगे वो हमारे ड्वार्फनेस के लिए होंगे। तो ये कहलाता है हमारा इस तरीके का जो रेशियो है, जो जेनेटिकली जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कहलाता है हमारा जीनोटाइपिक रेशियो, जो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के टर्म्स में आता है 1:2:1 के फॉर्म में। अब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हमारे मेंडल ने करवाई और उसको आगे किस लिए स्टडी करने गए, उससे इन्फरेंसेस क्या क्या निकले, क्या वो कुछ लॉज बना पाया, या कुछ उसने ऐसी चीजें देखी, उन्होंने देखी कि भाई ये इसी तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसी तरीके से ये कैरेक्टर्स आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या क्या इन्फरेंसेस निकाल पाए, उस चीज को अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो F1 जनरेशन में थी, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो टॉल ही देखने को मिले। जो हमने अभी बात करी थी कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन थी और सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे। लेकिन यहाँ पे जो वैरायटी थी वो इम्प्योर थी। दैट मीन्स ये जो टॉलनेस का कैरेक्टर है ये प्योर फॉर्म में नहीं था। वहीं इसके बाद में जो F2 जनरेशन आती है तो वहां पे हमको जो टॉलनेस है या शॉर्ट, F2 जनरेशन में जब हमने इन्हीं को सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो यहां पे जो हमको कैरेक्टर देखने को मिले वो हमको यहां पे कुछ प्लांट्स टॉल देखने को मिले और कुछ प्लांट्स हमको शॉर्ट देखने को मिले। यहाँ पे ये डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। ये जो प्लांट है ये यहाँ में हमको आप ये मान सकते हैं कि ये टॉल प्लांट है, क्योंकि हमने जो टॉल प्लांट्स देखे थे वो कितने थे, 3, और जो शॉर्ट प्लांट्स है वो 1। मतलब हमको जो रेशियो मिला था वो 75% हमारे टॉल प्लांट्स थे और F2 जनरेशन में, और जो शॉर्ट प्लांट्स थे वो था 25%। दैट मीन्स 3:1 का हमको रेशियो देखने को मिलता है। तो F1 जनरेशन में हमारे सारे के सारे टॉल प्लांट्स आए थे, जो कि क्योंकि F2 जनरेशन में वापस डॉर्फनेस का कैरेक्टर देखने को मिला, तो हम कह सकते हैं कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स थे उनमें जो हिडन कैरेक्टर था, जो डॉर्फनेस का कैरेक्टर था, वो हाइड हो गया था, मतलब छुप गया था, जो F2 जनरेशन में वापस से रीअपियर हुआ है। तो ये तो हमको रिजल्ट देखने को मिला मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब हम बात कर रहे थे कि इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं। तो इससे जो मेंडल हैं उन्होंने 3 लॉज कंक्लूड कर पाए, वो 3 लॉज निकाल पाए, और इन तीनों लॉज के नाम है पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। मतलब कि जो भी कैरेक्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो उसके लिए केवल एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि वो पेयरिंग में मिलता है। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी हाइट के कैरेक्टर की, तो हाइट के कैरेक्टर जो है उसके लिए 2 फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, और 2 फैक्टर्स में क्या है, एक है फैक्टर है टॉलनेस के लिए जिम्मेदार और एक फैक्टर है डॉर्फनेस के लिए। या आप इसी चीज को हम लोगों ने बात करी थी कि जब हम जेनेटिकल टर्म्स में इस चीज को बोलते हैं, जब हमने जेनेटिकल टर्म्स की बात करी थी तो वहां पे हमने देखा था कि जो फैक्टर्स हैं वो अब हम लोग उनको फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, जीन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीन्स हैं वो जो जीन्स हैं किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स इन्वॉल्व हैं।
जैसे हाइट के लिए हमने बात करी तो टॉलनेस के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है और एक ही जीन उसके डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ में पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, मतलब कोई सा एक कैरेक्टर अगर हम देख रहे हैं तो उस कैरेक्टर में हमको दो चीजें देखने को मिल रही है। जैसे हमने हाइट की बात करी तो हम कैरेक्टर कौन सा देख रहे हैं, हाइट का, और इस हाइट के कैरेक्टर में एक चीज हो रही है टॉल और एक चीज हो रही है डॉर्फ। तो इन टॉलनेस और डॉर्फनेस में एक कोई कैरेक्टर जो होगा वो डोमिनेंट होगा, दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होगा, जो हमको F1 जनरेशन में देखने को मिलता है। तो वहां से इन्होंने पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस ये चीज बताई कि भाई डोमिनेंस भी कोई सा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो होता है वो डोमिनेट करता है दूसरे कैरेक्टर को। उसी के साथ में लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, दैट मीन्स जब F1 जनरेशन में हमारे आपको ध्यान होगा तो F1 जनरेशन में हमारा डॉर्फनेस का कैरेक्टर छुप गया था, वो हमको अपीयर नहीं हुआ था। तो वहां पे हम ये चीज कह सकते हैं कि जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई जाती है और सेल्फिंग करवाने पे जो हमको रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो वहां पे जो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है उसमें वो गैमेट्स फॉर्मेशन जो है दूसरे से इन्फ्लुएंस हुए बिना, दैट मीन्स कि अगर टॉलनेस और डॉर्फनेस के दोनों जीन्स एक साथ रहे, कुछ समय तक उन्होंने समय बिताया, या ये कहें कि F1 जनरेशन में वो आराम से रहे एक दूसरे के साथ में, लेकिन जब फिर से गैमेट फॉर्मेशन की बात आती है तो वो अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं, उनको एक दूसरे से कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता। ये चीज नहीं होती कि वो टॉलनेस के कैरेक्टर डॉर्फनेस का कैरेक्टर एक साथ रहे हैं F1 जनरेशन में तो टॉलनेस अगली जनरेशन में टॉलनेस थोड़ी कम हो जाए, या डॉर्फनेस की या हाइट जो है या छोटी जो हाइट कह रहे हैं हम डॉर्फ कह रहे हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाए क्योंकि वो F1 जनरेशन में दोनों एक साथ रहे हैं। तो ऐसी चीज नहीं होती, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं और जब उनको अपना कैरेक्टर शो करने का मौका मिलता है F2 में तो वो अपना कैरेक्टर उसी हिसाब से दिखाते हैं। तो ये चीज कहलाती है हमारी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसी चीजों को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये चीजें कंक्लूड हुई हैं। तो पहला जो हमने बात करी पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, मतलब एक ही कैरेक्टर के लिए दो जीन्स इन्वॉल्व हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स एंड फैक्टर्स ऑकर इन पेयर। दैट मीन्स कैरेक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, जो अभी हम लोगों ने बात करी कि हाइट का अगर हम कैरेक्टर लें तो ये हाइट का जो कैरेक्टर है वो दो फैक्टर्स के द्वारा या दो जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये जो जीन्स होते हैं वो पेयर्स में मिलते हैं, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस। ये एक कैरेक्टर हो गया हमारा जो ये पेयर में मिल रहे हैं कि एक डॉर्फनेस का जीन है और एक टॉलनेस का जीन है। तो ये तो हो गया पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। इसके बाद जो दूसरे पोस्टुलेट की हमने बात करी पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, दैट मीन्स जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखाई देगा, जिस कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, हम लोगों ने बात करी हाइट की, तो हाइट को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो F1 जनरेशन में जो हमको कैरेक्टर देखने को मिलेगा जब हम प्योर पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं और एक टॉलनेस का कैरेक्टर रहता है एक डॉर्फनेस का कैरेक्टर रहता है, तो जब वो F1 जनरेशन में हमको देखने को मिलता है तो कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ही देखने को मिलता है और वो पर्टिकुलर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डोमिनेट करता है। दैट मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस या पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। तो पेरेंट्स थे हमारे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, ये दोनों कौन से थे, ये प्योर वेराइटी थी। जब हमने इनको आपस में क्रॉस करवाया तो जो F1 जनरेशन में हमको मिले सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले, सारे के सारे टॉल मिले, लेकिन इनकी कंडीशन कैसी थी, हेट्रोजाइगस। और यहाँ पे सारे के सारे टॉल मिले तो इसका मतलब क्या चीज हुई कि जो ड्वार्फ का कैरेक्टर था वो यहाँ से डिसअपियर हो गया। जो F1 जनरेशन में हमको देखने को मिले तो सारे के सारे 100% जो प्लांट्स थे वो टॉल थे। तो यहाँ पे हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर हाइट के कैरेक्टर की बात करें और टॉलनेस और डॉर्फनेस की बात करें तो टॉलनेस का जो कैरेक्टर है वो डॉर्फनेस के ऊपर हावी है या उस चीज को वो डोमिनेट करता है। जब भी मौका मिलता है टॉल और डॉर्फनेस में से कैरेक्टर को अपीयर होने का, तो अगर कहीं पे भी टॉलनेस का जीन पाया जाएगा तो जो चीज हमको अपीयर होगी वो टॉलनेस अपीयर होगी, भले ही उसके साथ में एक डॉर्फनेस का जीन भी हो। तो ये कहलाता है हमारा पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। इसके साथ में जो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड factors occur in pair. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates the other, that is recessive.
जब भी डिसिमिलर चीजें देखने को मिलती हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है, तो एक कैरेक्टर है वो दूसरे के डोमिनेट करता है, और जो चीज अपीयर होती है उसको हम डोमिनेटिंग कैरेक्टर बोलते हैं, और जो चीज डिसअपियर हो जाती है उस चीज को हम रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आगे आने वाले स्लाइड्स में, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उन चीज़ों को समझेंगे कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों को कई केसेस में देखने को मिलता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि जब हम लोग अपने गार्डन्स में भी जब कुछ कई तरह के फ्लावर्स लेके आते हैं, 2 वैरायटी के लेके आते हैं, तो अचानक से हम देख पाते हैं कि हम लोगों के पास में कोई रेड वैरायटी थी, कोई वाइट वैरायटी थी, और जब हम आगे के उन प्लांट्स को देखते हैं तो जो नए प्लांट्स उगते हैं उनमें हमको पिंक फ्लावर वाले भी प्लांट देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ एक्चुअली में क्या हो रही है, ये ना तो हमारा वाइट फ्लावर डोमिनेट किया, ना हमारा रेड फ्लावर डोमिनेट किया, बल्कि उनका आपस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहा। मतलब दोनों का ही थोड़ा थोड़ा डोमिनेंस या दोनों के ही थोड़े थोड़े कैरेक्टर अपीयर हुए, इसलिए रेड और वाइट मिलके हमारे क्या बन गए, पिंक बन गए। तो ऐसा जो चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और वो चीज़ कैसे होती है, कहाँ होती है, वो चीज़ हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। वहीं देखते हैं, वहीं पाया जाता है को डोमिनेंस भी पाया जाता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वहाँ पे हम लोगों को डोमिनेंस देखने को मिलता है। ब्लड ग्रुप आप सभी को पता होगा कि 3 तरीके के ब्लड ग्रुप हमारे पाए जाते हैं। 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स हमारे पाए जाते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, और एक होता है ओ। तो जब हम बात कर रहे हैं ए बी ब्लड ग्रुप की, तो वहां पे हमको जो चीज देखने को मिल रही है वो हमको को डोमिनेंस देखने को मिल रही है। मतलब ब्लड ग्रुप ए भी अपीयर हो रहा है और ब्लड ग्रुप बी भी अपीयर हो रहा है, दोनों एक साथ अपीयर हो रहे हैं, इसलिए हम उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ए बी। और वो किस तरीके से होता है उसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो पोस्टुलेट्स ऑफ डोमिनेंस में ये हमको कुछ एक्सेप्शंस हैं वो जो देखने को मिलते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं तीसरे लॉ की, या तीसरी चीज की, जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। So this law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation. That means जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि जो F1 जनरेशन में जो डॉर्फनेस का कैरेक्टर था वो डिसअपियर हो गया था, और जब F2 जनरेशन आती है तो वहां पे ये डॉर्फनेस का कैरेक्टर वैसा का वैसा ही बिना टॉलनेस के कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस हुए वो हमको फिर से रीअपियर हो जाता है। So this law is based on the fact that the alleles do not show any blending. कोई भी blending नहीं हुई है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, उसके कैरेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता है, ना तो टॉलनेस के कैरेक्टर में ना डॉर्फनेस के कैरेक्टर में, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया। एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड। और वो जो कैरेक्टर है टॉलनेस का और डॉर्फनेस का, ये दोनों के दोनों जो है कैरेक्टर, वो जब F2 जनरेशन आती है तो वो इंडिपेंडेंटली फिर से देखने को हमको सारे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि F1 जनरेशन में टॉलनेस और डॉर्फनेस के कैरेक्टर दोनों एक साथ रहे हैं, तो F2 जनरेशन में हमको जो हाइट है वो डॉर्फनेस की जो हाइट है वो डॉर्फनेस की जो एक कह सकते हैं आप एक जनरल हाइट जो है या एवरेज जो हाइट थी डॉर्फनेस की, उससे ज़्यादा लंबे चीज़ें देखने को मिल जाएं। या जो हमारी एवरेज टॉलनेस की हम लोगों ने प्योर वैरायटी ली थी और उसकी जो एवरेज हाइट थी टॉलनेस की, उससे हमको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाए, क्योंकि F1 जनरेशन में दोनों एक साथ रहे हैं। तो ऐसी चीज नहीं होती, दोनों में ब्लेंडिंग कुछ भी नहीं होती है। और जो कैरेक्टर्स हैं वो फिर से सेग्रीगेट होते हैं, गैमेट जब फॉर्म होते हैं तो फिर से जीन सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और ये प्योर फॉर्म में हमको देखने को F2 जनरेशन में हमको वो कैरेक्टर फिर से हमको रीअपियर होते हैं बिना किसी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किए हुए। तो ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये एक यूनिवर्सल लॉ है, मतलब इसमें कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता। So during gamete formation, the unit factors of a pair segregate randomly and transfer inside different gametes. जो अभी बात हम लोगों ने करी कि जो गैमेट फॉर्मेशन जो होता है F2 जनरेशन में, वहाँ पे F1 जनरेशन में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जो सेल्फिंग करवाई जाती है, तो वहाँ पे जो गैमेट्स हैं या जो यूनिट फैक्टर्स हैं जिसको हम जीन्स बोल रहे हैं, वो सेग्रीगेट करते हैं रैंडमली एंड ट्रांसफर इनसाइड डिफरेंट गैमेट्स। अलग अलग गैमेट्स में वो बिना दूसरे के इन्फ्लुएंस में आए वो अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं।
देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो अभी हम लोगों ने बात करी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस में हमने एक्सेप्शन देखे कि को डोमिनेंस का कहलाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, लेकिन सेग्रीगेशन में ऐसा कुछ भी कोई भी एक्सेप्शन हमको देखने को नहीं मिलता। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखिएगा कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जब आपसे पूछा जाएगा और उसमें एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि विच इज़ नॉट करेक्ट, तो वहाँ पे ये चीज़ देखी जाएगी। आगे आने वाले स्लाइड में शायद हमको एक आध क्वेश्चन इस तरीका का देखने को मिले। और ये यहाँ पे वही चीज़ें फिर से समझाई गई हैं कि जो हमारा पेरेंट प्लांट से वहाँ से जो हेट्रोजाइगस कंडीशन F1 जनरेशन बनी, और जो गैमेट्स के F1 जनरेशन में जो हमारे हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, वहाँ से जो गैमेट्स के फॉर्म होते हैं, तो गैमेट्स में एक कैरेक्टर हमारा टॉलनेस का आता है, दूसरा कैरेक्टर हमारा डॉर्फनेस का आता है। और जब यहाँ से फिर नई जनरेशन हमारी F2 जनरेशन आती है, तो उसमें ये चीज़ नहीं होती कि ये जो कैरेक्टर है वो दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस डाले, ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। और उसी के कारण जो हमारा डॉर्फ का कैरेक्टर है वो वापस हमको F2 जनरेशन में देखने को मिलता है। तो ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। A gene locus has two alleles A, capital A and small a. If the frequency of dominant allele A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous, dominant, heterozygous and homozygous recessive individuals in the population? तो यहीं से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल की बात करी गई है। तो यहाँ पे रेशियो जो होगा वो होगा 1:2:1। दूसरी चीज हमको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि जो फ्रीक्वेंसी है, अगर सिंगल एलिल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.4। अब जब 0.4 सिंगल एलिल की है और यहाँ पे दोनों एलिल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर किसी भी ऑप्शन में ले लें, तो अगर हम ये होमोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट की लेते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन लेते हैं और फिर से रिसेसिव की भी होमोजाइगस कंडीशन ले लेते हैं, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी को जब हमको नापना होगा तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। और ऐसा कितने ऑफस्प्रिंग मिलेंगे हमको? 25%, या हम कहें रेशियो के हिसाब से 1:2:1। तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। सेम आपका जो चीज़ होगी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन की जो होगी, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन की भी होगी। तो अब सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि अब डोमिनेंट एलिल की हमको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 0.4, तो हमारी जो रिसेसिव एलिल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो अगर हम इसको 1 में से माइनस करेंगे 0.4 को, तो हमारे पास में आता है 0.6। तो हमारा जो रिसेसिव एलिल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.6। तो अब यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, और ऐसे हमको 25 ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। या हमारा जो रेशियो है 1:2:1, तो उसमें हमको इस चीज को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन देखें, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, और ऐसे हमको 50%, या रेशियो की बात करें तो 2, हमको दो पॉपुलेशन में दो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से आप देख लीजिए 4 4 जा 16, 16 इंटू 1, तो ये आ जाएगा हमारा 0.16। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये हमारे पास में 3 ऑप्शन बनते हैं, एक ये।
अब दूसरी चीज़ अगर हम देखें यहाँ से हम रिसेसिव की बात करें तो 6 6 36 और 36 into 1, तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शन रह जाते हैं। इसके बाद में अगर हम अब हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करें तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आ जाती है अपनी 24 और 24 टू जा 48। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो बनता है वो बन जाता है थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो इस तरीके से हम ये चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन फिर से देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील जो था से पी वो थी हमारी 0.4। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील की अगर हम बात करें तो उसको हमको 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.6। अब जब हम पॉपुलेशन में बात करेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की, तो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल हो जाएगा डबल ए मतलब 0.4 इंटू 0.4। और ऐसी हमारे पास में पॉपुलेशन में कितना है, पॉपुलेशन में एक ऐसी चीज़ है, या हम कहें कि अगर हमने पूरी पॉपुलेशन की बात करी थी तो 1:2:1 का रेशियो है, तो 1 से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इज द केस विथ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, वहाँ पे हमारा 0.6 था, उसका स्क्वायर होगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। वहीं अगर हम हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारा एक हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी डोमिनेंट की और एक हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी रिसेसिव जीन की। तो और ऐसी हमको पॉपुलेशन में दो देखने को मिलेंगे, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा 0.48। तो इस तरीके से ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा।